पाकिस्तान का एक पूर्व सैन्य अधिकारी ये खुलासा कर रहा है। जाहिर है ये यूं ही नहीं है, हवा में नहीं है, नाम लेकर बता रहा है कि किसके कहने पर किसने किया, फाइनली एग्जीक्यूट किसने किया। मेजर गौरव आर्य मेरे साथ हैं, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। मेजर साहब, अब कोई गुंजाइश है कहीं कि अब जो लोग नहीं मानते सबूतों को, दिन रात की तरह के सबूतों को भी नहीं मानते, वो नहीं मानेंगे इसको भी, लेकिन इसके बाद कोई गुंजाइश है? देखिए, मैं मेजर आदिल राजा के बारे में आपको बताता हूं। मेजर आदिल राजा, इनके 3 या 4 जनरेशन्स ये फौज में रह चुके हैं, तो ये नया फौजी नहीं है। ये इसके 3-4 जनरेशन्स फौज में रह चुके हैं। इन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आर्मर्ड कोर के ऑफिसर हैं ये, और ये लंदन में रहते हैं क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने इतना परेशान कर दिया, इनकी फैमिली को हैरेस करा गया, इनको हैरेस करा गया, इनको मजबूरन जाके बाहर सेटल होना पड़ा। और इनके अभी, क्योंकि देखिए इनको कैसे पता, मैं आपको ये भी बता दूं, लोग बोलेंगे साहब मेजर है ऐसे टॉप लेवल की बात, ये नहीं है। बात ये, इनका पूरा खानदान फौज में है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, इनके सब कोई मतलब एयरफोर्स में, पाकिस्तान नेवी में, पाकिस्तान आर्मी में, इनके खुद के फादर, इनके ग्रैंडफादर वगैरह सब फौज में है, तो इनका एक प्रॉपर इकोसिस्टम है। और एक और बात है कि फौज में ना, पाकिस्तान आर्मी में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डिससैटिस्फाइड। बहुत उनको खराब लगता है जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसा बंदा ऊपर ये सब हरकतें करता है। तो पाकिस्तानी आर्मी में भी बहुत ज्यादा डिसेंट है उसके खिलाफ, डर के मारे लोग कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो मेजर आदिल राजा की इंफॉर्मेशन है वो गलत नहीं है। मेजर आदिल राजा जब ये कह रहे हैं, जो कि जिनकी पीढ़ियां वहां की फौज में काम कर चुकी हैं, और वहां की क्या, पहले अगर पीढ़ियां काम करती रहीं तो जाहिर है कभी वो हिंदुस्तान की तरफ से ही रहे होंगे, लेकिन अगर वो ये खुलासा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि असीम मुनीर ने ये पूरा षड्यंत्र रचा और फिर ये कन्वे किया गया आईएसआई को एग्जीक्यूट करने के लिए। असीम मलिक आईएसआई की तरफ से, उन्होंने एक तरीके से ये पूरा जिम्मा दे दिया शहाब को, शहाब जो कि मेजर जनरल डीजी ऑपरेशंस, उन्होंने आखिरकार इसको एग्जीक्यूट कराया। तो अब इस बारे में कहीं कोई इफ और बट नहीं है, क्योंकि ये बहुत क्रेडिबल जो वॉइस मानी जाती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की क्रेडिबल वॉइस तभी मानी जाती है जब वो पाकिस्तान में नहीं होती है, क्योंकि वहां तो किसी क्रेडिबल आदमी को जीने नहीं दिया जाता। तो वो एग्जाइल में है, अभी लंदन में रह रहे हैं, और वहां से अगर ये बात बता रहे हैं तो फिर ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए, अब ये वो मशीनरी जो कहती रही नहीं हम तो खुद ही सताए हुए हैं दहशतगर्दी के। दिनेश, ये तो ये कहते रहेंगे क्योंकि जो दहशतगर्दी करता चला जा रहा है वो ये कहता रहेगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ। अशांति की बातें तो आपने सुनी प्राइम मिनिस्टर से, और ख़ास तौर से इनके बारे में, मेजर साहब के बारे में। मेजर साहब तो 3 पीढ़ी के हैं और इनके सारे लोग फैले हुए हैं। इन्होंने जो अभी ये बाद में एक्टिविस्ट बने, कभी कभी किसी के दिल में कोई बात आती है कि हम ये क्यों करते हैं, इनको हमसे उतना प्रेम नहीं हुआ जितना अपनी जनता से हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी आर्मी जो है जी हर बेनिफिट को, हर चीज को अपने पास दबाती जा रही है, सिमटती जा रही है। आप एक बात मानेंगे, जनता के लिए कुछ नहीं बचा है, इसकी वजह से एक्टिविस्ट बनी। आप एक बात मानेंगे कि इस समय लकीली भारत के पास एक ऐसी लीडरशिप है जो वक्त से बहुत पहले इबारत पढ़ लेती है क्या लिखा हुआ है आने वाले दिनों में। ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने इसको तो पहले ही कह दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि प्रॉक्सी वॉर वाली बात छोड़ी जाए। जरा सुनिए क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। अब जरा यह भी समझ लीजिए, किसी ने कहा कि ये प्रॉक्सी वॉर क्या है। मान लीजिए मेरी और किसी एक फलाने ठिकाने की आपसी लड़ाई है, मैं खुद लड़ने की बजाय फलाने ठिकाने से लड़ने के लिए अपने किसी स्टूज को भेज दूं, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दूं, ये छद्म युद्ध असल में प्रॉक्सी वॉर है। सर अब ये बताइए, ये भारत ने जब क्लियर कर दिया कि अब ये प्रॉक्सी वॉर वाली बात नहीं, अब सीधे ये आज आदिल का ये बयान भी आ जाना, क्या इंटरनेशनली भी प्रधानमंत्री के कहे हुए को और एक तरीके से रिसाउंडिंग तरीके से सुना गया होगा दुनिया में? बिल्कुल, मेजर आदिल राजा क्रेडिबल वॉइस है, और आज कुछ हफ्ता 10 दिन पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मेजर आदिल राजा का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे ये बोला था कि जब जनरल आसिम मुनीर, या फील्ड मार्शल उस समय जनरल थे, जब उन्होंने ये बोला कि आप अटैक करो ऐसा कश्मीर में, तो शुरू में आईएसआई ने बोला कि सर अभी मत करिए, अभी सही वक्त नहीं है, या कुछ मतलब उन्होंने पुश बैक करा आईएसआई ने, क्योंकि आईएसआई कई सारे फैक्टर्स देखती है कि भाई ये सही समय है कि गलत समय। इन्होंने ही सेड, अकॉर्डिंग टू मेजर आदिल राजा, आईएसआई ने बोला कि साहब ये इस वक्त सही वक्त नहीं है, आप मत करवाओ, फंस जाओगे।
इन्होंने इंसिस्ट करा, और जब इन्होंने इंसिस्ट करा तो फिर पहलगाम कटा। अब देखिए धीरे 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 ना वो धागे खुल रहे हैं। पाकिस्तानियों का है कि शुरू में इन लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया और बड़ी बड़ी यासिर मुनीर की फोटो लगा दी, शहबाज शरीफ की फोटो लगा दी और जीत गए जीत गए जीत गए। अब धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर से, इवन इनसाइड, मेजर आदिल राजा लंदन बैठे वो एक बात है, पाकिस्तान के अंदर से अब धीरे धीरे वॉइसेस ये पूछना शुरू कर देते हैं और कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो इनके गलत नाम से अकाउंट बने, क्योंकि पाकिस्तान में उठा के ले जाते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि साहब अगर आपने नई दिल्ली, इन्होंने ये बोला था कि नई दिल्ली के ऊपर हमारे जहाज पहुंच गए, इन्होंने ये बोला था कि हमारे 65-70 जहाज श्रीनगर के ऊपर उड़ रहे थे, ये सब बोला। अब कह रहे हैं साहब कुछ तो प्रूफ होगा, हमें भी तो दिखाओ। इसी बात का तो प्रूफ होगा। प्रूफ उनके सामने सिर्फ एक है, जब वो मरियम के बगल में खड़े हुए असीम मुनीर को देखते हैं। वो प्रूफ क्या है वो आगे बात करूंगा मैं, लेकिन रूसी सुखोई 57E लड़ाकू विमान को लेकर यह बड़ी खबर है। भारत को रूस फाइटर प्लेन का सोर्स कोड देने के लिए तैयार। बहुत महत्वपूर्ण खबर है और यह बताती है क्यों ऑल वेदर फ्रेंड है रूस, और रूस हमारा सबसे करीबी और हर समय वफादार मित्र क्यों हम कहते हैं। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की पेशकश। फ्रांस सोर्स कोड देने से इनकार कर चुका है। मतलब ये कि फ्रांस की तरफ से जो भी वॉर इक्विपमेंट्स आएंगे वो फाइटर जेट्स ही क्यों ना हो, सोर्स कोड एक बड़ा मसला रहेगा। सोर्स कोड एक तरीके से किसी मशीन की जान समझ लीजिए। और दूसरी तरफ रशिया कह रहा है ठीक है मैं दूंगा आपको फाइटर जेट और साथ में दूंगा सोर्स कोड। इसके मायने क्या हैं सर? देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे बड़ा एक क्वांटम होता है किसी भी बिजनेस का। कल अगर आप फ्रांस को ये बोलते हैं कि हम आपसे 15 स्क्वाड्रन राफेल ले रहे हैं, उदाहरण के लिए 15 स्क्वाड्रन राफेल, सर बेहतर जानते हैं फ्रांस सोर्स कोड नहीं, सिर्फ सोर्स कोड नहीं, जो राफेल का प्रेसिडेंट है ना उसको भी बोलेगा कि ये कल से इसका नाम रमेश है, ये इंडिया में पैदा हुआ था। मैं आपको ये इट्स ऑल अबाउट मनी। आप जितना मेक इन इंडिया चाहिए आपको, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए राफेल से, तो भाई आपको उतना ऑर्डर देना पड़ा। आज की तारीख में रशिया जो कह रहा है, सर बताएंगे, सर को बेहतर पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल आज भी, जो कि मानी जानी मिसाइल है, आज भी अगर आपको किसी देश को बेचनी है आपको रशिया से परमिशन चाहिए होती है। आप बिना परमिशन के रशिया, हाँ आकाश बेचो कोई दिक्कत नहीं, हो आपका अंदर का मामला है, लेकिन ब्रह्मोस, और ये मैंने इंटरव्यू करा था जो हाईएस्ट अथॉरिटी है ब्रह्मोस एरोस्पेस में, सर ये जो उन्होंने मुझे बताया, ये जो सुखोई 57 की बात हो रही है, क्या ये सोर्स कोड इसलिए दिए जाने की बात हो रही है कि हम कई सारे स्क्वाड्रन खरीद ले रहे हैं उनसे? दिनेश मैं बताऊं इसमें थोड़ा सा आपको, तो जो ब्रह्मोस की बात से शुरू करूंगा। ब्रह्मोस में ऐसा है कि इंडियन गवर्नमेंट का 50.5% स्टेक है और रशियन गवर्नमेंट का 49.5% स्टेक है, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर बन गई। अगर किसी का 51% होता तो उसकी बन जाती। अब चूंकि दोनों लोग बीच में हैं तो दोनों की सहमति जरूरी है उसको किसी को भी बेचने के लिए। नंबर 1 पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, हमने सोर्स कोड की बात की। सोर्स कोड और जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ एनी एयरक्राफ्ट ऑफ दिस टाइप, चाहे वो ये आपका F-35 हो या Su-57 हो या मेरे ख्याल से J-35 हो, उसमें 50% से ज्यादा जो कॉस्ट होती है सोर्स कोड की और इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है। ये पहली बात समझनी चाहिए, पहले नहीं होती थी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास सोर्स कोड है तो आप उसमें अपने वेपन्स लगा सकते हैं। जहाज की खास बात होती है कि आप उसमें अपनी मिसाइल लगा सकते हैं, अस्त्र लगा सकते हैं, कि उससे लेना पड़ेगा। तो चूंकि आप अपने अस्त्र लगा सकते हैं तो उसके बाद आपने एक बार खरीद लिया और सोर्स कोड आपके पास है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। सोर्स कोड से आप सारा संचालन करते हैं। तो एक तरीके से समझ लें कि सोर्स कोड जो है किसी एक सिस्टम की जान होती है, एक तरीके से उसका एक आखिरी दांव, जैसे कहते हैं पहलवान सब बता देता है, आखिरी दांव अपने पास रखता है। तो सर एक मिनट, तो सर फिर बात यह है कि रशिया सोर्स कोड देने के लिए तैयार क्यों हो गया? अब यहाँ पर रशिया सोर्स कोड देने को इसलिए तैयार हो गया कि 2 उसके कारण हो सकते हैं। एक तो रशिया ये समझ रहा है कि अब इस वक्त जो F-35 है उसका दाम करीब 100 मिलियन है और जो रशियन एयरक्राफ्ट है उसका दाम है 55 मिलियन। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम है, इसीलिए कहा जाता है कि मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम है, मैन्यूवरेबिलिटी भी ज्यादा है। अगली खबर देखिए, भारत के ड्रोन से निकला पाकिस्तान का दम। चीन और टर्की के साथ ड्रोन निर्माण की प्लानिंग कर रहा है। भारत के स्वदेशी ड्रोन की दुनिया में बढ़ी डिमांड। कहा जा रहा है ड्रोन के मामले में गुरु द्रोण का ये जो देश है वो बताएगा कि ड्रोन भी असल में अगर आने वाले दिनों के लिए इसी से सब कुछ कंट्रोल होने वाला है तो भारत में सैकड़ों कंपनियां इस तरफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ आगे बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। चाइना और खास तौर से पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई है, ड्रोन में भी हम ही रूल करने वाले हैं। क्या दिखाई दे रहा है? अभी जो इंफॉर्मेशन आई थी कल परसों में पढ़ रहा था कि एक जो हमारा कावेरी का इंजन है जिसमें इतना थ्रस्ट नहीं निकल पाया कि तेजस उससे उड़ जाए, उसको एक यूकैव में डाल के घातक नाम का
और उसके अंदर पेलोड होगा, उसके अंदर जेट का इंजन है, उसके अंदर कावेरी का इंजन है, जो आज एज वी स्पीक रशिया में उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो वो हम लोग आप ये समझ लीजिए वो अपने आप में एक फाइटर जेट है जो हम लोग बना रहे हैं घातक, अपने आप में फाइटर जेट है, लेकिन उसके अंदर पायलट नहीं है। अच्छा, लेकिन उसके अंदर पायलट नहीं है और वो जेट की स्पीड से जा रहा है और उसके अंदर वेपन्स है। यूकैव जब कहा जाता है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, मतलब इसमें पायलट नहीं होता, पायलट नहीं है, unmanned लेकिन है। बाकी सब कुछ फाइटर जेट जैसा होता है। मिसाइल सब है। AI सोर्स कोड होता है, एआई सोर्स कोड होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सोर्स कोड होता है, जो सोर्स कोड की हम बात कर रहे थे, वो उसको चलाता है। और इंजन का इसमें जो हमारे पास, हम कावेरी को 65 किलो न्यूटन तक बना सके, हमें 95 अपवर्ड चाहिए था, लेकिन 110 के आसपास 65 तो बना लिया। तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में क्योंकि बहुत सारी चीजें और नहीं लगती हैं, सेफ्टी फीचर्स नहीं लगते, उस तरह की सीट नहीं लगती है, तो उसका वजन कम होता है। तो अब आपके घातक अस्त्र शस्त्र जा सकते हैं और जहाज जा सकता है, जैसे गौरव आर्य ने बताया। गौरव ने लेकिन बताया, अभी तक ये माना जाता रहा कि ईरान और टर्की खास तौर से ड्रोन के मामले में इन्होंने कुछ खास कटिंग एज कर डाला है। दिनेश, हमने तवज्जो नहीं दी थी, हमने ध्यान नहीं दिया था। यार हमारे पास तो सारे अब जब ध्यान दे रहे हैं तो देखिए स्टूडियो में भी ड्रोन ही ड्रोन दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में भारत की ड्रोन में महारत होगी। बता रहा हूं, हमारे पास वो सारी काबिलियत है जो एक ड्रोन को बनाती है, और हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हम तो लाखों में ड्रोन बना देंगे एक साल में। हाँ, ये ड्रोन के मामले में आपको सिनेरियो रियश्योरिंग लगता है भारत का? बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूं क्यों। कुछ समय पहले था कि हम लोग कहते थे वो भैया वो शादी वाले ड्रोन जो होते हैं ना, मैंने वही ड्रोन सुना था, शादी वाले ड्रोन, और भारत को चाहिए तो फिर आप जनरल एटॉमिक्स अमेरिका से जाके बात करिए, प्रेडेटर है, सी गार्डियन है, ये सारे के सारे ड्रोन्स। फिर बात आई कि जब तुर्की और ईरान जो है वो बड़ा यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं ड्रोन के मामले में। भारत ने जब ड्रोन का इकोसिस्टम शुरू करा कुछ साल पहले, आज की तारीख में पता लग रहा है कि 400, 450, 500 लगभग कंपनियां भारत में ड्रोन की हैं, जिसमें से 350, 400 स्टार्टअप्स हैं भारत में। इट इज इन दैट रेंज। और इसमें से अनमैन्ड और आर्म्ड, अनआर्म्ड दोनों किस्म के ड्रोन्स भारत में बन रहे हैं। इसको लेकर रियलाइजेशन बेशक हिंदुस्तान में थोड़ा देर से दिखाई दिया हो, लेकिन अब अगर आ गए हैं तो हम वहां खड़े होते हैं जहां मसले बड़े होते हैं। पाकिस्तान में तबाही का सबसे बड़ा सबूत आया सामने। नूर खान मुरीद एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। मुरीद एयरबेस जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा से 150 किलोमीटर दूर ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ मुरीद के एयरबेस। अब ये कुछ और नई तस्वीरें आ गई हैं। ये एक जो कई आप रोज एक रोज नया आ रहा है उधर से, और बल्कि ये तो उधर से ही आया है। ये हालत ये बताया जा रहा है मुरीदके में अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी ये, और अंडरग्राउंड फैसिलिटी उड़ा दी गई है। तो ये बंकर और अंडरग्राउंड होने की जो बातें कर रहे हैं, कहां बचेंगे? नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें अंडरग्राउंड ऐसी क्या चीज थी जो इन्होंने अंडरग्राउंड। ये देखिए ना सर, ये वहीं से आई, ये तस्वीर जरा आप इसको समझाइए। ये लीजिए, आपकी मिसाइल में आपके पास देता हूं। ये जो है बताया ये जा रहा है कि मुरीदके में ये जो फैसिलिटी थी, अंडरग्राउंड फैसिलिटी को उड़ा दिया गया, और खुद पाकिस्तान की तरफ से तस्वीरें सामने आई। ये हाँ, यहाँ पे घुसा है कुछ, जिसको कहते हैं ना कि वो बिल्कुल जैसे कि स्पाइस 2000 यूज करा था एयरफोर्स ने। बंकर बस्टर। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि स्पाइस 2000, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं जो बालाकोट में हुआ था। एयरफोर्स ने स्पाइस 2000 बॉम्ब डाला, तो लोगों ने बोला इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, ऊपर इतना बड़ा छेद था, बस अंदर पता लगा खेल हो गया पूरा। तो ये इसके अंदर ये देखिए छेद है, अंदर पूरा खेल हो गया। ये मुझे लगता है, पता नहीं प्रोडक्शन की टीम और ये तस्वीरें, पता नहीं, मुझको लगता है जैसे वो सिटी स्कैन, एक्सरे आसान नहीं होता ना समझना, वैसे ये तस्वीरें होती हैं, एक्सपर्ट ही समझ पाते हैं। लेकिन मुरीद पर क्या, मुरीद एयरबेस में था क्या? था ये यूएई का पूरा वहां पर हिसाब किताब था। अच्छा, तो इन्होंने TB2 लाए थे, उस सब का पूरा हिसाब किताब था। अच्छा, ये तो मेन ये ड्रोन वाला मामला था इनका। वही मामला था। अच्छा, वो सारा खत्म हो गया। उसी के बाद तो जो घुटने कांपने लगे, क्यों कांपे? जहाज है नहीं, डिनायल उसका भी हो गया था, जो बड़ा बड़ा पौवे थे, डिनाई में चले गए थे। एयरक्राफ्ट सर मुझे मालूम नहीं, मैं ये खैर ये हो सकता है कि ये र्यूमर हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने एक आध छोटे मोटे वहां फुड़वा के, अरे टेस्ट हो गया, इसके पास भी है करा दिया था, लेकिन है नहीं कुछ। सर इस पर अलग से बात करेंगे जी। लेकिन इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चला गया। अब जब सब चला गया और ड्रोन भी चले गए, बचा क्या? और ड्रोन कई तरह के होते हैं। तो स्वाम ड्रोन होते हैं छोटे वाले, जो हम L-70 से मारेंगे, जैसा इन्होंने बताया था, टिड्डी दल। उसके बाद होता है मेल, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। उसके बाद होता है हेल, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। तो वो सब थोड़े बड़े वाले होते हैं, वो बेचारे थोड़े बहुत होते हैं, वो आपने यहाँ मार दिए। अब आपने इतना मार दिया दिनेश, इतना भी नहीं मारना चाहिए।
मार के थोड़ा लड़ने की तैयारी में रहना चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि आप नहीं, और बड़ी बात तो ये थी कि हिंदुस्तान ने जितना मारा उतना प्रेस ब्रीफ में कभी बताया नहीं। क्यों बताएं? हाँ, क्यों बताएं? वो खुद आके बता रहे हैं, अब यहाँ भी पड़ी थी वहां भी पड़ी है। और इतना मारा कि बेचारे गरीब को फील्ड मार्शल बना दिया। मार के फील्ड मार्शल बना दिया उसको, देखिए। और फील्ड मार्शल के बारे में खुद पाकिस्तान के अंदर ये बातें हो रही हैं कि ये केवल एक ही फील्ड जानते हैं, वो है एम फील्ड। अब ये एम फील्ड क्या है आगे बताऊंगा आपको। भारत की मार से बचने के लिए पाक ने लगाई गुहार। तुर्की ईरान के बाद अजरबैजान पहुंचे शरीफ। अजरबैजान के राष्ट्रपति से मिले शहबाज शरीफ। कल तजिकिस्तान पहुंचेंगे शहबाज शरीफ। बहुत दौड़ लगा रहे हैं। मेरे को वो बंदर याद आ रहा है जिसको जंगल का राजा बना दिया गया था और किसी एक मसले को सुलझाने के लिए उससे कहा गया तो मार वो डाल में इस डाल से उस डाल में कूद रहा था। किसी ने कहा भैया मसला तो सुलझाओ। कहा ये बताओ दौड़ भाग में कमी है क्या मेरी? ये दौड़ भाग में कमी इनके भी नहीं है, हैं मेजर साहब? दौड़ भाग में कोई कमी नहीं है। और ये पहुंचे अजरबैजान में ये भीख मांगेंगे कि भारत के लिए कुछ करो। अजरबैजान उल्टा इनको बोलेगा कि भाई साहब आर्मेनिया को किसने दे रखे हैं पिनाका, आर्मेनिया को किसने दे रखा है ये आकाश जो हमारे हवाई जहाज गिरा रहा है, हमें खुद बमबारी कर रहा है। सारा का सारा वेपन सिस्टम, वेपन प्लेटफॉर्म जो आर्मेनिया का है उसमें ज्यादातर तो भारत की कंपनीज ने सप्लाई करा है। तो भाई ये दोनों मिलकर रोएंगे एक दूसरे के कंधे पे सर रख के कि तुम्हें भी मार पड़ी है, हमें भी मार पड़ी है, चलो दोनों भाई मिलकर रोते हैं। गौरव ये बताओ, ये तो रोने वाला, कंधे पे रख के रोने वाला सीन है। उसके पास क्या है जो देगा? वो भी बेचारा भिखारी, ये भी भिखारी। ये दूसरी बात है। एक दूसरे कटोरा बदल सकते हैं तो उसके पास भी नहीं कुछ। नहीं, ये नहाएंगे निचोड़ेंगे एक साथ। इनके पास उसके अजरबैजान का भी बेड़ा गर्क है बेचारे का, उसका बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क है। ये सिर्फ रोने दुख बांटने गए हैं, बस और कुछ नहीं है। ये केवल दुख बांटने गए हैं, उसके अलावा शरीके गम होने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। शरीफ केवल शरीके गम होने गए। पाकिस्तान चीन की J-35A डील को लेकर बड़ी खबर देख लीजिए। पाकिस्तान को J-35A जल्द देने की तैयारी में चीन का स्टेल्थ फाइटर जेट है J-35A। ये कई बार बात हो चुकी, लेकिन अब क्योंकि इसको लेकर डेवलपमेंट हो रहे हैं लिहाजा हम आपको बताना पड़ता है हमको। ये एक फिर से ये कहा जा रहा है कि भाई इसको स्पीड अप करेंगे, जल्दी से ये स्टेल्थ फाइटर देंगे। अरे जो पहले वाले फाइटर की पोल खुलवा के बैठा है वो इसकी भी खुलवा देगा। और जहां पर वही मिसाइल, बार बार पीके श्रीवास्तव कहते हैं कि आप फाइटर तो ले आओगे लेकिन मिसाइल तो वही लगनी है, PL-15। और उसका क्या हाल किया है वो हिंदुस्तान ने दिखा दिया। तो ले आओ, ये ले आओ, इसके आगे वाला कोई बन रहा हो तो वो भी ले आओ। लेकिन सर ये उड़ता हुआ उबर है ये ओला उबर टाइप का है, बिना मिसाइल के एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट दे सकता है आपको। भाई साहब सुनो जरा, मोतीबाग छोड़ देना, इतना कर सकता है। इससे ज्यादा को जब तक इसके अंदर मिसाइल नहीं लगेगी। और ये मैं बता रहा हूं, सर ने बोला ना 100 मिलियन, सर कितना 100 मिलियन आपने बोला ना पर यूनिट इसका। इसका कम होगा। हाँ, इसका कम होगा। पर चलिए जो भी है, ये पाकिस्तान 50% डिस्काउंट पे पाकिस्तान को दे रहे हैं। पाकिस्तान के, मैं बता रहा हूं, ये 99% डिस्काउंट दे दें तब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। और मैं बड़ा खुश हूं। अब पूछिए क्यों? ये देंगे 40 देंगे यूनिट्स पाकिस्तान को एज पर देयर प्रॉमिस। ये 40 देंगे और ये अच्छे दामों पे देंगे और उसके बाद पाकिस्तान का एक शहर घेर लेंगे ये लोग। नहीं, पाकिस्तान का शहर घेर लेंगे। और मुझको लगता है समोसे बनाते हुए समोसे जल नहीं जाते, उनको अलग रख देते हैं और उनको भी टिका दिया जाता है। किसी को देख के जो नशे में आ रहा होता है उसको वो दे दिया जाता है। मुझको लगता है इनको दहशतगर्दी का जैसा नशा है, ये 50% दाम पे उनको मिल भी जाएगा। वही समोसे हैं, ये वही वाले समोसे हैं। फिफ्थ जनरेशन समोसे, 5th जनरेशन समोसे वो ले रहा है। और जैसे कोई फ्लाइंग टैक्सी होती है, हालांकि यहाँ पर कंपनी का नाम भी लिया गया, हम उसको डिस्क्लेमर करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल फ्लाइंग टैक्सी समझ लीजिए। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि बस उससे हिच लेकर कुछ दूर जाकर भाई यहाँ छोड़ दो। पाकिस्तान का रक्षा बजट बनाने का फैसला देखिए जरा, ये देखिए, ये इसके लिए आपको तारीफ करनी चाहिए। एक भिखारी ने फैसला किया है कि वो आने वाले दिनों में बारिश और गर्मी से खुद को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए बड़ा खर्च करेगा, भले ही रोटी ना खाए। 18% रक्षा बजट बढ़ाएगा पाकिस्तान का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। 2 जून की रोटी के लाले पड़े हैं, लेकिन 2 जून को बजट पेश किया जाएगा। मेजर साहब, जज्बा होना चाहिए। जज्बा भाई साहब, जज्बे वाली कौम है। देखिए, हमें एक बात समझनी पड़ेगी, इनमें जज्बा है। 18% आप कहते हैं किसका? 18% किसी ना किसी चीज का तो होता है ना। वो कोई चीज ही नहीं है तो जिसका 18% या हवा में, मैं कह रहा हूं सीधा 68 बढ़ाओ, 18 क्यों बढ़ा रहे हो? 68% बढ़ा दो। अच्छा, इनके पास पैसे वैसे हैं नहीं, यही मांग के इन्होंने बढ़ाने हैं। तो यहां से मांग लिया, वहां से मांग लिया, सब कागजों में बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं। और ये पाकिस्तानी सबसे खतरनाक चीज क्या कर रहे हैं, ये भारत से दुश्मनी मोल लेके अपने आप को धीरे धीरे चाइना को बेच रहे हैं। ये इनका बजट पहले पेश होना था। कोई इनसे ये पूछे कि तुम्हारा 2 तारीख को बजट क्यों पेश हो रहा है, तुमने डिले क्यों करा? नहीं तो इन्होंने, IMF ने चाबी लगाई इनको। वासीम मुनीर कुछ दिनों में चिंगमुंग ली होंगे क्या? चिंगमुंग ली वो बन चुके हैं भाई साहब, चिंगमुंग ली बन चुके हैं, चिंगमुंग ली बन चुके हैं। ये बिल्कुल
बन चुके हैं ये चाइनीज पूरी तरीके से ये मेरे ख्याल से अजरबैजान और टर्की के पास जाके वो वाला टेप लेके आएंगे जिससे आंखें यूं हो जाए। आगे देखिए, यूपी के बबीना फील्ड में फायरिंग रेंज पहुंचे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने युद्धाभ्यास का किया निरीक्षण। फायरिंग रेंज में पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया। ये देखिए, ये आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, शब्द नहीं आए बीच में तो भी कहां क्रेडिबिलिटी है, कहां देखकर ही श्रद्धा का भाव आता है, कहां देखने से ही आपके अंदर रिएश्योरेंस आता है, वो इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं। कहते हैं पिक्चर्स स्पीक वॉल्यूम। यहां तो वॉल्यूम क्या मतलब, मुझे लगता है कि यहां जब भारतीय सेना की बात होती है तो फिर वॉल्यूम से भी बड़ा मामला होता है। आपने एक बात नोट करी है, आर्मी चीफ खड़े हैं यहाँ पे, इज सराउंडेड बाय ऑफिसर्स एंड मेन, जी आराम से खड़े हैं जी। कोई शोबाजी नहीं, कोई तख्ता नहीं, कोई 4 स्टार प्लेट फलाना टैंक के ऊपर जो पाकिस्तानियों ने प्रेस को बुला के ये सब ड्रामा करवाया था, कुछ नहीं। ही इज जस्ट मीटिंग सोल्जर्स, शेकिंग हैंड्स, वहां पे ब्रीफ कर रहे हैं उनको कि सर ये चीजें हैं, ये हम कर रहे हैं, ब्रीफिंग लेके चीफ विल कम बैक। सिंपल टू द पॉइंट, प्रोफेशनल। ये होता है आर्मी चीफ, ना कि वो जो वहां पे टिन पॉट डिक्टेटर बैठा रखा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ना। तो फर्जी का, बिल्कुल फर्जी का, एकदम किसी काम का नहीं। गौरव, उस फोटो मैंने एक चीज और नोट की थी, शायद आप एम्प्लीफाई कर पाए। चिंगमुंगली वाली फोटो में वो टैंक पर खड़े हैं, उसमें उनका जो वायुसेना अध्यक्ष था वो ऐसे हाथ करके खड़ा है। नॉर्मली यू शुड स्टैंड लाइक दिस एज एन। अरे आप बेचारे ख्वाजा आसिफ, गरीब ख्वाजा आसिफ पे भी ध्यान दे देते। किस तरह एक टांग में खड़ा हुआ है वो कि कहीं वो स्टेज से बाहर पैर ना निकल जाए बाहर। ये देखिए जरा अगली खबर, ये यहां उपेंद्र द्विवेदी साहब को आपने देख लिया। आप देखिए, मिसाइल ध्वस्त करने में भारत के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, अनऑफिशियल लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड। S-400 ने अब तक की सबसे लंबी दूरी पर लगाया निशाना। पाकिस्तान के SAP 2000 अवैक्स को 314 किलोमीटर दूर मार गिराया। जमीन से हवा में मिसाइल को गिराने का ये दर्ज नहीं हुआ लेकिन एक बड़ा रिकॉर्ड है। ऑपरेशन सिंदूर में 9-10 मई की रात को बना था ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, अनरजिस्टर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड सर, S-400 के नाम भारत ने किया। ये एक्चुअली किसी भी सिस्टम को देखें उसके हिसाब से भी ये सबसे बड़ा होगा, इंक्लूडिंग पैट्रियट एंड ऑल दैट जो अमेरिकन सिस्टम्स वगैरह हैं, क्योंकि 310 पर मारा तो है ही नहीं, 400 किलोमीटर की रेंज है। इसका मतलब आप देख पा रहे थे 400 से बियॉन्ड और आपने वहीं इंगेज कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है और इसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। 314 किलोमीटर दूर में, ये तो मेरे ख्याल से S-400 बनाने वाले भी गर्व महसूस कर रहे होंगे। मेजर साहब की रेंज है 250 to 300 तक रेंज है, लेकिन आप रेंज के बियॉन्ड जा सकते हैं। ये बात है। नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा कारनामा कहीं और नहीं हुआ ना, हिंदुस्तान ने किया ना। इवन रशिया यूक्रेन में ऐसा कारनामा नहीं हुआ है। नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ मैं आपको देखिए, एक तो इट इज ऑल्सो द मैन बिहाइंड द वेपन, और जिस तरीके से एयरफोर्स ने ट्रेनिंग करी है लोगों की, जिस तरीके से सिस्टम्स को इंटीग्रेट करा है टेक्निकली, हर एक सिस्टम को, जो we have gone beyond S-400 actually. Sir, you'll agree with me? दिनेश, एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो गौरव की बात को आगे ले आते समय, इसका मतलब आपने इसको जो ट्रेनिंग की बात की है, क्योंकि मैं खुद फायरर रह चुका हूं, मुझे पता है ट्रेनिंग का मतलब क्या। जब आपने इसको स्पॉट किया, मतलब आपके सिस्टम ने इसको बहुत पहले स्पॉट किया, आपने क्विकली ट्रैक किया और फायर किया। वरना आप नॉर्मली वेट करने लगते हैं, अगर आप डिसर्न नहीं कर पाते हैं, आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, बिकॉज़ यू स्टिल हैव टाइम, सो आप सोचते हैं टाइम है, तो वो बहुत बड़ी बात है ट्रेनिंग का इसमें। और ये कॉन्फिडेंस भी दिखाता है, वो जो मैन बिहाइंड द वेपन, मैन बिहाइंड द मशीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग गिव्स कॉन्फिडेंस, सारा कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग से आता है। ये गौरव ने बहुत बड़ी बात कही, यही प्रोफेशनलिज्म है। ये वैसी वाली बात है कि आप किसी को, मान लीजिए आपसे 10 फीट दूर कोई खड़ा है, उसको 10 फीट दूर भी जाकर थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन जनरली फाइटर्स के साथ ये होता है कि वो करीब आने का इंतजार करते हैं और फिर मारते हैं। यही होता है इस तरीके के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं। लेकिन यहां कॉन्फिडेंस देखिए, वो लगभग 9 फीट दूर जाकर ही उसने थप्पड़ मार दिया और उसको गिरा दिया। ये वाली बात है। ये चीन के परमाणु बॉम्ब से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर भी देख लीजिए। चीन तेजी से बढ़ा रहा है अपना न्यूक्लियर जखीरा। 2030 तक 1000 परमाणु बॉम्ब जमा कर लेगा चीन। अभी चीन के पास कुल 600 एटम बॉम्ब हैं। यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि चीन बहुत तेजी से अपने परमाणु जखीरे को बढ़ा रहा है और 1000 तक बहुत जल्दी गिनती पहुंचाने वाला है वो। ये किसके पास कितने एटम बॉम्ब अभी और कितनी जल्दी वो 1000 के मार्क तक पहुंचने वाला है चीन, अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस बारे में दावा कर रही है। यह कहा जाता है ये जो 3 मुख्य पावर्स हैं, न्यूक्लियर पावर्स, रशिया के पास 5500, अमेरिका के पास 5044 और चीन के पास 600। लेकिन ये बताइए कि ये चीन के बारे में ज्यादातर चीजें ऐसी हैं
जो गिनती में है, आंकड़े में है, लेकिन जिनमें से घूंघट आज तक नहीं उठा है। मैं उनकी या economy- घूंघट उठा है तो बड़ा बदशक्ल चेहरा सामने आया। नहीं देखिए, जैसे आपने देखा होगा ना, ऐड चलती है मोटरसाइकिल की हाँ कि 70 किलोमीटर अंडर टेस्ट कंडीशन। हाँ, ये वो वाला मैटर है चीन का। हाँ। अंडर टेस्ट कंडीशन, बिल्कुल शर्तें लागू। शर्तें लागू, शर्तें लागू। तो ये चाइना का मामला है। चाइना की जीडीपी पर भी संदेह है, लोग कहते हैं चाइना की ग्रोथ पर भी संदेह है, चाइना की हर चीज पर संदेह, क्योंकि चाइना कभी सच बोलता ही नहीं, इनका हर मामला धुंधला रहता है चाइना का। ये स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी करते हैं, सबसे बड़ा ये इनका एम्बिग्यूटी नहीं सर, हेज है, झूठ है सर, ये स्ट्रेटजिक हेज। सर हेज। ये सिर्फ झूठ है। मुझे तो लगता है सर, ना ये एम्बिग्यूटी है ना ये हेज है, ये सिर्फ झूठ बोल देते हैं। और क्योंकि इनके यहाँ पूरी सेंसरशिप है, मीडिया काम नहीं करता, कोई बोल नहीं पाता। बताता हूँ, आप कहीं गूगल करके देख लीजिए या किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, अगर चाइना की कोई रेंज आती है या उनकी कोई विस्फोटक कैपेसिटी आती है, उसमें दिखा रहेगा एज क्लेम्ड। एज क्लेम्ड मतलब वो कह रहे हैं। हाँ, वो हमसे मत पूछिए, हमसे मत पूछिए, उन्होंने कहा है तो हम बताए दे रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना, एज रिसीव्ड। एज रिसीव्ड, आपने आगे भेज दिया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई, मैंने बता दिया। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, बस। एज क्लेम्ड। तो ये 1000 वाला क्लेम जो बहुत जल्दी होने वाला है। हालांकि अमेरिका एक और बात कर सकता है, अमेरिका स्ट्रैटेजिकली भी कर सकता है। ये अमेरिकन एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट है। तो क्या मेजर साहब ये भी संभव है कि एक तरीके से चाइना को आने वाले दिनों में वर्ल्ड के लिए उभरता हुआ थ्रेट दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल, यही अमेरिकन रिपोर्ट है जो ये कहती हैं कि पाकिस्तान इज अमंग द हैप्पीएस्ट नेशंस ऑन अर्थ। ये भी एक रिपोर्ट है। हैप्पीनेस इंडेक्स बड़ा अच्छा है वहां। हाँ, वहां पे अच्छा, वहां पे ना बिजली है ना पानी है, रोज लोग मर रहे हैं आतंकवाद से, लेकिन खुशी की लहर दौड़ रही है। अब क्यों खुशी की लहर दौड़ रही है? लेकिन नहीं मेजर साहब, एक चीज तो है, जैसे कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। कि आपको कुछ ना पता हो तो आप बड़े खुश रहते हैं, पता हो जाए दिमाग चलने लगता, दिक्कत हो जाती। वैसे कुछ ना हो आपके पल्ले, अरे जिसका रक्षा कर, आपके पास एक लंगोटी हो, मुश्किल से एक कटोरा हो, वो भी लंगोटी कहीं कहीं से चीथड़े हो रही हो, तो उसमें फिर क्या की चिंता है? फिर तो आप मस्त रहते हैं ना। वही वाली मस्ती है। नहीं, बिल्कुल वही चीज की देख, इसीलिए पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना इतना आसान है। खूब पिटे, खूब पूरा मुंह सूज गया, लेकिन जीत गए, ओए होए बल्ले बल्ले, जीत गए, सब लोग जीत गए, सब खुशियां मनाने। इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स उनका इतना बढ़ा हुआ है। वो उनको खुश करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, एक ट्वीट से खुश हो जाती पूरी कौम। पाकिस्तानी आर्मी का वोट नहीं, मुझको किसी ने बोला कि पाकिस्तानी आर्मी थल्ले फिर भी जीत की बल्ले बल्ले। ये देखिए जरा, पाकिस्तान बॉर्डर से लगे राज्यों से इस वक्त की बड़ी खबर। देश के 4 राज्यों में लोगों को अलर्ट रहने के लिए मॉक ड्रिल होगी। गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में कल मॉक ड्रिल, मतलब ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब पता नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पिछली बार जब मॉक ड्रिल हुई थी तो खेल हो गया था। हाँ, उधर मॉक ड्रिल कि इधर देख रहे हैं, उधर तब तक थप्पड़ आ गया। हाँ, अब इधर फिर मॉक ड्रिल हो रही है। अब वो कह रहे थे कि अगर सायरन बजेगा, अच्छा पिछली बार भी तो ये बताया था, देखो सायरन बजेगा, आप सब लोगों को बिल्कुल डिसिप्लिन से एक जगह से पता लगा सायरन पाकिस्तान में बज गया। किसी को पता ही नहीं लगा, वहां पे बज गया। ये भाई दिनेश, इसके बारे में कहना, अरे मेरे प्रोड्यूसर साहब शायद सुन नहीं पाए, हमने कहा यहां से कि उस दिन भी मॉक ड्रिल हुई थी और इधर खेल हो गया था। अभी फिर मॉक ड्रिल हो रही है। ये कह रहे हैं ना, इसीलिए हम भी कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है। कि मॉक ड्रिल का मतलब बड़ा मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल है। आप किसी को आइसक्रीम शॉक ड्रिल ना हो जाए, शॉक ड्रिल हो जाए। पाकिस्तान के लिए ये शॉक ड्रिल हो सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में उस दिन भी मॉक ड्रिल की बात हुई थी, जिस दिन पाकिस्तान को पता नहीं था और ये हो गया था उसके साथ। ये वैसे ही है जैसे किसी को आप इधर ध्यान बटाएं और उधर से थप्पड़ मार दें। लेकिन अब पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ चीजों में पैटर्न तलाशने की कोशिश हो रही है कि ऐसा हुआ था तो फिर वैसा हुआ, और ऐसा होता है तो वैसा हो जाता है। आज मॉक ड्रिल हो रही है। करेक्ट। तो ये शॉक ड्रिल, गौरव ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है कि अब वहां शॉक लगा होगा कि भाई, अच्छा एक बात बताइए, किसके मरकज जाने वाले हैं? हिंदुस्तान ने कह दिया कोई भी एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर होगा, कहीं भी आतंकवादी होंगे और उनके सरपरस्त होंगे, हम फर्क नहीं करेंगे, मारेंगे। और ये भी तय है कि इतने 9 जगहों पे हमने ढेर किया, ये बहुतायत में थे वहां पर, ये जैसे मोहम्मद लश्कर, लेकिन अभी पूरे नहीं हुए, तो वहां डर तो हमेशा होगा। 21 है हमारी लिस्ट में जो हमने पब्लिकली पब्लिश की है, तो उसमें 9 ही गए हैं ना। हाँ, अभी तो 12 बाकी हैं। हाँ, अभी 12। मॉक ड्रिल एंड शॉक ड्रिल किससे कनेक्टेड है वो आप जानिए। ये 21 में से 9 गए, 12 अभी 12। पंजाब के पठानकोट में रॉकेट लॉन्चर मिलने से हड़कंप। पठानकोट के सनौर में सड़क किनारे दिखा था मोटार बॉम्ब। सेना ने कब्जे में लेकर सुरक्षित जगह ले जाकर इसको डिफ्यूज किया, ब्लास्ट किया। कंट्रोल्ड ब्लास्ट कहलाता है, और इस तरीके से सुरक्षित तरीके से इसको ब्लास्ट करके डिफ्यूज किया। सर कई बॉम्ब पड़े होंगे मेजर साहब कई जगहों पर, क्योंकि बहुत सारे चलाए गए थे। ये फौज में करते हैं कि वहां पे जाके कोने में ले जाते हैं, या तो कोई गड्ढा करके या फिर
सैंडबैग लगा के वहां पे थोड़ा सा पी के, बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, वो लगा के उसको ब्लास्ट कर देते हैं। नहीं, कई लोग ये समझना चाहते हैं कि जो गोले चलाए जाते हैं, रॉकेट्स चलाए जाते हैं, ये कई जगहों पर जाकर फटते क्यों नहीं, ऐसे क्यों पड़े रहते हैं? ये कभी कभी मिसफायर हो जाता है। अच्छा, एक मैं चीज बता सकता हूँ गौरव से परमिशन लेकर के, सर प्लीज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो हमने बॉम्ब्स गिराए थे, जो कुछ गिराए थे, मैं कलाईकुंडा में था। हाँ। वहां पर वहां के जो हमारे फॉरेस्टेड एरियाज था विद इन दी एयरफील्ड, हाँ। उसमें हमें मिल जाते थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय के, सेकंड वर्ल्ड वॉर के। अच्छा। और मैं आपको और वो भी फट सकते हैं वो 2000 में। हाँ। और कुछ गांव वाले उसको लुढ़का के ले गए। अच्छा। वो आयरन बॉम्ब्स थे, हाँ। लुढ़का के ले आके उनको शिवजी वगैरह बना के उसकी पूजा करते थे। ओह माय गॉड। फिर हम लोग की टीम जाती थी, मेरे पास बॉम्ब डिफ्यूजन टीम थी। हाँ। उस टीम को हम भेजते थे, वो जाके बोलते थे कि सर इसको जरा पूजा देने के, ये अच्छा। बॉम्ब है। हाँ। तो अब उनको समझाना पड़ता था हाँ। कि हमारे पास पिछले पता नहीं कितने सालों से है। हाँ। तो बताइए ये वो नहीं है, ये बॉम्ब है। हाँ, तो जब खबर मिलती थी हम लोग जाते लेकिन थे, ये उस बॉम्ब को खूबसूरती डिफ्यूज देखिए करते कि उस आस्था की तरह उन्होंने पूजा और उन्होंने भी रक्षा किया, कुछ होने नहीं दिया। ये जरा देखिए, भारत और मंगोलिया की सेना करेगी संयुक्त युद्धाभ्यास 31 मई से 13 जून के बीच, दोनों देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत और मंगोलिया भी समझ लीजिए स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। चीन के सिर के ऊपर देखिएगा कौन बैठा हुआ है। ये जो ड्रिल है सर, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? देखिए, ये भारत और मंगोलिया, ये भारत करता रहता है कई देशों के साथ, अमेरिका के साथ, यूके के साथ। मंगोलिया और भारत के रिश्ते क्यों अच्छे हैं? देखिए, मंगोलिया बीच में फंसा हुआ है। मंगोलिया भी चीन का सताया हुआ है। ये और किसी बड़े लेवल के मंगोलियन ने मुझे बताया था, मैं नाम नहीं लूंगा वरना फिर बोलेंगे कि इसने दोबारा डिप्लोमेटिक इंसिडेंट कर दिया जैसे पहले करा था। भाई ऐसी बात है कि उन्होंने मुझे यही बताया था कि हमारे ऊपर रशिया और नीचे चीन है। रशिया का तो फिर भी पता लग जाता है, रशिया इज इन योर फेस। अगर रशिया को एग्रेशन करना है मुंह पे करता है। कह रहे चाइना का कुछ पता नहीं लगता, बहुत धोखेबाज लोग हैं। सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमारे कॉमन एडवर्सरीज हैं। द मंगोलियंस डोंट लाइक द चाइनीज बाय द वे। और एक जमाने में मंगोलियंस ने चाइना पे राज भी किया। राइट। वहां के घुड़सवार बहुत अच्छे होते हैं, बड़े कमाल के होते हैं वहां के घुड़सवारों को। कुश्ती वाले और घुड़सवार। बलोच नेता इधर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिख रहे हैं। बलोचिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला खत लिखा। पाकिस्तान आतंकवाद की फसल लगाता है, आईएसआई हर महीने एक नया आतंकी संगठन बनाता है, बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन करे भारत। ये बलोच नेता की तरफ से प्रधानमंत्री के नाम एक इल्तिजा की गई है। और प्रधानमंत्री ने भी लाल किले की प्राचीर से, आपको याद होगा 2016 में उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत इस बात को समझ नहीं रहा है। जी नहीं, बिल्कुल समझ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत को बलूचिस्तान के लिए फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। ये एम्बिगुइटी बहुत ज्यादा हो गई है। भारत खुल के आए सामने। क्यों दुनिया करती है? आप एक बात बताइए, क्या तुर्की सपोर्ट नहीं करता है? राइट। क्या ईरान सपोर्ट नहीं करता है? तो भारत तो तुर्की और ईरान से बहुत बड़ा कद है भारत का। इंडिया शुड स्टार्ट फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर बलोच लिबरेशन। बलोच फ्रीडम फाइट के लिए भारत को अब सामने आना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से अगस्त में वहां पे जाएं, लाल किले की प्राचीर से फिर से एक बार आह्वान करें, दुनिया को बताएं और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आदेश दें कि आप बलूचिस्तान का मुद्दा हर जगह से उठाइए। ह्यूमन राइट्स का भी इशू है। ह्यूमन राइट्स का भी इशू है। और ये खबर भी देख लीजिए कि गाजा में हमास का चीफ मारा गया। मोहम्मद सिनवार हमले में मारा गया। इजराइल के हमले में सिनवार की मौत की पुष्टि हो गई है। इजराइल के पीएम ने मौत की पुष्टि की। उधर तो खैर जो गाजा में चल रहा है वो हम लोग लगातार देख ही रहे हैं। अगली खबर देख लीजिए 21 जून को। लेकिन इस खबर से पहले आज का वो लम्हा, एक्चुअली आप इस तरह के प्रतिशोध के हर एक अंक में इंतजार करते हैं और कई लोगों ने, मेरे दर्शकों ने ये कहा कि गौरव गाथा के लिए हम बेकरार हैं। आज गौरव गाथा क्या कहती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं हर समय ये सोचता था कि भारत पे हमला होता है और हम लोग जवाब नहीं देते। बात ये थी कि साहब 1947 में अटैक हुआ, हमने जवाब नहीं दिया ढंग से। 65, फिर आप 1999 कारगिल ले लीजिए, आप 26/11 ले लीजिए, आप हर चीज जो हुआ था हमने जवाब नहीं दिया। इस बार हम लोगों ने जो जवाब दिया है बालाकोट से 21 गुना बड़ा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा जवाब दिया। और मैं दिनेश सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ऐसे जवाब से दिल में ठंडक होती है, सुकून मिलता है कि हाँ, हम भी ऐसा देश हैं कि अगर किसी ने आंख उठा के देखी तो दोनों आंखें फोड़ भी सकते हैं हम लोग। आत्मसम्मान, इससे बड़ा कुछ नहीं। और फिर अगर इस पर बात आ जाए तो वो होता है जो पाकिस्तान के साथ इस समय हो रहा है। आज के लिए प्रतिशोध में इतना ही। हाजिर होंगे कल एक महत्वपूर्ण बात लेकर प्रतिशोध में। जुड़िएगा जरूर। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।